दोस्तों, आज का नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा फिजिक्स का आई थिंक 4th वाला चैप्टर है। तो जैसे ये चैप्टर के बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं कि मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली चेंज द पोजीशन, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो ये पूरे चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन इन द मैकेनिक्स। दो टाइप के मैकेनिक्स होते हैं मोशन के, दैट इज अ स्टैटिक एंड काइनेटिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको स्टैटिक कहा जाएगा, और कोई भी मोशन हो रहा है, एक्चुअल मोशन हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट का, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। ये काइनेटिक्स के दो पार्ट्स रहते हैं, एक काइनेमैटिक्स रहता है, दूसरा डायनामिक्स रहता है। काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है? मोशन हो रहा है लेकिन उसके पीछे का कॉज क्या है? विदाउट कॉज द मोशन हैपेंस, दैट इज अ काइनेमैटिक्स। एंड व्हाट इज मीन बाय डायनामिक्स? द नो अबाउट इफेक्ट ऑफ कॉज ऑफ मोशन। यहां पे हमें कॉज के बारे में पता चल रहा है और यहां पे हमें कॉज के बारे में पता नहीं चल रहा है, दैट इज काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये है कि एक गाड़ी है, यहां पे गाड़ी यहां से जा रही है, उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, लेकिन ये वेलोसिटी से क्यों जा रही है, एक्सेलरेट क्यों हो रही है, या इसकी स्पीड क्यों चेंज हो रही है, या ये स्पीड से क्यों जा रहा है, इसका कॉज हमें पता नहीं है, तो इसको कहा जाएगा काइनेमैटिक्स। लेकिन ये इस गाड़ी स्पीड से क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ हम लोग पीछे से क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, या टॉर्क लगाएंगे, या पावर लगाते हैं, तो दैट इज द डायनामिक्स। हमें पता है कि ये स्पीड से या ये गाड़ी एक्सेलरेट क्यों हो रही है, इसकी वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, ये डिस्प्लेस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ फोर्स या पावर, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। तो ये दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स के बारे में। उसके बाद गाइज ये चीज ये है कि इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट द मोशन इज अ स्ट्रिक्टली रिलेटिव कॉन्सेप्ट, दैट इज इट शुड ऑलवेज बी डिस्क्राइब्ड इन अ कॉन्टेस्ट टू रेफरेंस फ्रेम। गाइज अभी ये क्या चीज है रेफरेंस फ्रेम? तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब यह है कि मोशन जब भी होता है, तो मोशन हम लोग जब भी देखते हैं तो दो बंदे हैं, सपोज एक गाड़ी में एक बंदा है, बस में एक बंदा बैठा हुआ है और आगे वाले सब बंदे को देख रहा है, तो बस में बैठे हुए बंदे को क्या समझ में आएगा कि आगे वाले बंदे मोशन नहीं कर रहे, लेकिन वही बंदा बस के बाहर से उन बंदों को देखेगा तो उसको लगेगा कि बस भी मोशन कर रही है और वो बंदे भी बस के साथ साथ ही क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। तो यहां पे गाइस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बस के अंदर जब भी मैं बैठ रहा हूं तो वहां पे आगे वाले बंदे मुझे मोशन करते वक्त नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन बस के बाहर से मैं देख रहा हूं तो सब बंदे मुझे मोशन करने दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। गाड़ी के अंदर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है और गाड़ी के बाहर से जब भी मैं देख रहा हूं तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो रहेगा, दैट इज अ कॉन्टेस्ट टू रेफरेंस फ्रेम। तो ये जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, ये दो तरीके के आते हैं, इनर्शिया फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा इनर्शियल फ्रेम फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग, मतलब उसका स्पीड चेंज हो रहा है, दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आगे जाके हमें पढ़ना है, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पूरा चैप्टर जो है ये मैकेनिक्स है, मोशन का मैकेनिक्स। उसमें हम लोग को स्टैटिक के बारे में पढ़ना है, काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ना है, डायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। और हर मोशन जब भी होती है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है? अलग अलग रहता है। हर बंदों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, और गाड़ी के बाहर से जब भी बंदा देखेगा तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग रहेगा। ओके, अभी गाइज हम लोग यहां पे देखेंगे कि न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन हैं ये क्या रहेंगे।
फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे 3 लॉज हैं मोशन के जो न्यूटन बाबा ने हमें दिए। तो पहला लॉ जो है न्यूटन बाबा ने दिया हुआ, ये क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड। पढ़ने से तो समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज, एक वर्ड अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, और वो ऑब्जेक्ट क्या है गाइस? रेस्ट पोजीशन पे है, हिल नहीं रहा है, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। एम आई राइट? या और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये सन है और सन के अराउंड हमारा अर्थ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। हमारा अर्थ क्या कर रहा है? हालांकि ये सर्कुलर मोशन नहीं है, हमारा जो अर्थ मूवमेंट करता है ये इलेप्टिकल पाथ में करता है। वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, केपलर्स लॉ नाम का एक लॉ है, ठीक है? तो हम लोग को सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको सर्कुलर मोशन दिखा रहा हूं। तो ये गाइस हमारा अर्थ है जो अराउंड द सन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है गाइस, ये एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। मतलब अपना अर्थ जो है ये यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन करता है। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या रहता है? वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। गाइज ये चीज हमेशा याद रखो कि व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? 0 का मतलब डू नॉट चेंज वेलोसिटी। वेलोसिटी से जा रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। हमारे गाड़ी का एक्सेलरेशन, गाड़ी एक्सेलरेट करते हैं तो ही कम ज्यादा एक्सेलरेशन करेंगे तो ही गाड़ी का स्पीड कम ज्यादा होगा कि नहीं? यहां पे स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारा अर्थ जो है ये अराउंड सन क्या करता है? घूमते रहता है। वही इसी को बोला जाएगा यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन। इट इज यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आ रहा है? लेकिन ये कब तक? अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय द एक्सटर्नल अनबैलेंस। ये कब तक ऐसे रहेगा? जब तक मैं बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाऊं। मतलब जब ये रेस्ट पे है, इसको मैंने यहां से फोर्स लगा दिया तो ये क्या होगा? मोशन होगा इसका। या इसी को, ये अर्थ को मैंने बाहर से फोर्स लगा दिया तो ये अपनी वेलोसिटी क्या करेगी? चेंज करेगी। तो गाइज न्यूटन बाबा ने फर्स्ट लॉ में हमें क्या कहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट ये यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, लेकिन कब तक? जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये रेस्ट पे रहेगा, या तब तक ये यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा। समझ में आ रहा है गाइस? ये फर्स्ट लॉ है न्यूटन बाबा का कि ये न्यूटन बाबा यही चीज हमें कहना चाह रहा है। ये कब तक होगा? ये कब तक है? ये रेस्ट पे कब तक है? ये अनएक्सेलरेटेड मोशन कब तक होगा? जब तक ये, कब तक? जब तक आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड नहीं लगाते हो तब तक ये रेस्ट
और अन यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा। मतलब इन शॉर्ट ये है कि मेरी गाड़ी यहां से जा रही है, मेरी गाड़ी आराम आराम से जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अनएक्सेलरेटेड मोशन है। ये गाड़ी यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन तक रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के ये गाड़ी का स्पीड कम ना करूं, तब तक ये क्या रहेगा? अनएक्सेलरेटेड मोशन या रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। नहीं समझा? गाड़ी चल रही है, गाड़ी चला रहा हूं मैं, गाड़ी चला चला के सामने से कोई मुझे एक फोर्स लगा दिया, तो गाड़ी क्या होगी? रुकेगी कि नहीं रुकेगी? मैं 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं, मेरा स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं, ठीक है। सामने से कोई तो ऑब्जेक्ट मेरे पास आया, तो गाड़ी क्या होगी? रुकेगी कि नहीं रुकेगी? तो वही तो ये बोल रहा है न्यूटन बाबा कि जब तक ये गाड़ी अपनी चलेगी, वो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, लेकिन ये कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तब तक ये क्या है? रेस्ट पे है या अनएक्सेलरेटेड मोशन पे है। ये न्यूटन बाबा हमें कह रहा है। अभी न्यूटन बाबा ने सेकेंड लॉ भी चालू किया। सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ, दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब गाइस क्या है कि जो अप्लाइड फोर्स है, मैं वेक्टर में दिखा रहा हूं आपको, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। गाइस लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है? डीपी बाय dt, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसको बोला जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये न्यूटन बाबा का सेकेंड लॉ है। बट आपको ये पता है क्या? सो गाइस मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या रहता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। एम आई राइट? सो फोर्स इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन में हटा रहा हूं, ये d अपॉन dt, ये p के जगह पे, मोमेंटम के जगह पे क्या चला जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। करेक्ट है? सो फोर्स इज इक्वल टू, ये मास एज अ कांस्टेंट कंसीडर करो, कांस्टेंट है आपका मास, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बाहर आएगा, और dv बाय dt होगा। तो गाइस dv बाय dt, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू dv बाय dt का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। एम आई राइट? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही क्या रहेगा गाइस? एक्सेलरेशन रहता है। चेंज इन वेलोसिटी, dv बाय dt का मतलब रहेगा एक्सेलरेशन। और यही तो आपने 10th में ये फॉर्मूला देखा है कि F इज इक्वल टू m इंटू ए, देखा है कि नहीं? मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब ही फोर्स होता है। लेकिन न्यूटन बाबा ने ये कैसे जनरेट किया ये फॉर्मूला? तो आपका फोर्स ये चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आपका मास ये कांस्टेंट है, मास को बाहर निकाला, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन आना। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन गाइस यहां पे एक दिक्कत है, ठीक है, ये इन्होंने कहा मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है? व्हेन मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मास कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन मास ही कांस्टेंट नहीं तो? समझ में आ रहा है? मास ही क्या है? कांस्टेंट नहीं होगा तो ये फॉर्मूला थोड़ी यूज कर सकेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है क्या है? तो जब
कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या गाइस, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है, में आता है तो उसका मास क्या होगा, तो उसका मास ये वैरी होता है, तब उसका मास क्या होगा, वैरी होता है, एंड देयरफॉर उसका फोर्स इज इक्वल टू, उसका फिर चेंज होगा इक्वेशन m dv/dt प्लस v dm/dt। ये इक्वेशन हम लोग जब तब यूज करेंगे जब भी उसका मास क्या होगा, वैरी होगा। अभी आप बोलोगे सर हमारे बॉडी का मास वैरी होता है क्या, हमारे बॉडी का मास वैरी नहीं होता है। मैं 60 किलो का हूं, 70 किलो का हूं, तो मेरा 70 किलो ही वजन रहेगा, मेरा मास वैरी नहीं हो रहा है। इसके लिए मेरे ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन वाला ये इक्वेशन आएगा। हमारी बॉडी ना ये स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हमारी बॉडी नहीं चलती है, इसके लिए हमारा मास क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जब भी कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट ये स्पीड से चलेगा तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलेगा तो उसका मास क्या होगा, वैरी होगा, ऑब्वियसली वैरी होगा, क्योंकि ये स्पीड से जा रहा है। जब ये स्पीड से जा रहा है तो ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा मास कांस्टेंट dv/dt वेलोसिटी चेंज, देन वेलोसिटी कांस्टेंट एंड मास चेंज dm/dt। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब तक आप 10th तक मास इंटू एक्सेलरेशन यही फोर्स का इक्वेशन आप देख रहे थे, लेकिन इसके आगे अभी आपको यह पता चला कि मास इंटू एक्सेलरेशन का इक्वेशन कब यूज करोगे, जब भी आपका मास क्या है, कांस्टेंट रहेगा। जब भी आपका मास कांस्टेंट है तो मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप पढ़ोगे, लेकिन जब भी आपका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, वैरी होते जा रहा है आपका मास, तो उस वक्त आपका फॉर्मूला ये वाला रहेगा। आ रहा है समझ में? तो इसका कारण भी मैंने आपको बताया, क्यों हमारा मास, हमारे बॉडी का मास क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमारी स्पीड इतनी नहीं है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हमारी बॉडी नहीं चलती है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ये स्पीड से चलते हैं और तभी उनका मास वैरी होता है, और तभी आपको ये इक्वेशन यूज करना है, मास dv/dt प्लस v dm/dt। आ रहा है समझ में? और उसके बाद हमारा थर्ड लॉ न्यूटन बाबा का लास्ट लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सबको पता है, जितना आप एक्शन करोगे उतना ही आपको सामने से क्या आएगा, उसका रिएक्शन आएगा। मतलब जैसे मैं ये जो मुट्ठी है इसको मार दूं, ठीक है, जितना मैं जोर से मारूंगा उतना इसका रिएक्शन मुझे उल्टा आएगा, अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। सो दैट इज अ न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ। तो ये लॉज आपने 10th में भी पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पढ़े रहेंगे। 11th में थोड़ा मैं अलग तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये 3 लॉज आपको याद रखने हैं, दैट इज अ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अभी गाइज मैंने जैसे आपको न्यूटन के ये 3 लॉज के बारे में बताया, अभी ये हर लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी ये जो इंपॉर्टेंस है न्यूटन लॉ ऑफ अ फर्स्ट मोशन का, ये इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्या दिया है कि इट शोज द इक्विवेलेंस बिटवीन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। गाइस क्या क्या है देखो, इट इज अ इक्विवेलेंस बिटवीन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along the straight line as a both need net unbalanced force, both need net unbalanced force to change the state.
both as a refer to as a state of motion, the distinguish between state of rest and the uniform motion lies in the choice of frame of reference. guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों कहां पे आएंगे? चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब क्या होता है देखो कि इन्होंने ये कहा है कि इक्विवेलेंस बिटवीन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एज अ बोथ नीड नेट अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द स्टेट। मतलब देखो क्या है, यह आपका रेस्ट है, रेस्ट पोजीशन पे है, और यह आपका क्या है? मोशन है। एम आई राइट ना गाइस? रेस्ट पे जब भी मैं कोई फोर्स लगाऊं, अप्लाई फोर्स ऑन रेस्ट, रेस्ट पे जब भी फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? मोशन होगा कि नहीं होगा? करेक्ट है। और मोशन पे मैं कोई फोर्स लगाऊं, अप्लाई फोर्स ऑन मोशन, तो गाइस क्या होगा? वो रेस्ट पे आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो गाइस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मैंने फोर्स को अप्लाई किया तो वो क्या होगा? मोशन में आएगा। और जब भी मैं मोशन पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा। तो यही तो लिखा है, एज अ बोथ नीड नेट अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द स्टेट। देखो ना, मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं? रेस्ट पे मैंने अनबैलेंस फोर्स लगाया तो रेस्ट ने क्या किया? अपने स्टेट को चेंज किया, वो मोशन में आ गया। और मोशन को जब भी मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये भी मोशन ने भी अपना स्टेट को क्या किया? चेंज किया। मोशन क्या हो गया? अभी रेस्ट पे आया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है। एंड द बोथ एज अ रेफर टू एज अ स्टेट ऑफ मोशन एंड द डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों जो है, रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, ये किसके ऊपर डिपेंड है? चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो मैंने आपको कहा था पहले ही, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है कि इट डिफाइंस द फोर्स as a entity that bring about change in state of motion of the। वही तो बोल रहा है, फोर्स क्या है? एक प्रकार की एंटिटी है जो क्या करेगा? स्टेट ऑफ मोशन को क्या करेगा? चेंज करेगा। एम आई राइट? सो दैट मीन्स द फोर्स समथिंग इनिशिएट मोशन और कंट्रोल द मोशन। मतलब फोर्स ये एक प्रकार का क्या है? मोशन को इनिशिएट कर रहा है एंड मोशन को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? देखो ना, यहां पे रेस्ट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया? मोशन। मतलब फोर्स ने मोशन को इनिशिएट किया, और मोशन के ऊपर फोर्स लगाया तो मोशन क्या हो गया? कंट्रोल में आ गया। और कंट्रोल में आने के बाद वो कहां पे कन्वर्ट हुआ? रेस्ट पे। देखो, कंट्रोल अ मोशन। मतलब इन शॉर्ट, फोर्स ये इंपॉर्टेंट एंटिटी है जो मोशन के स्टेट को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। वो फोर्स ये ऐसा एक चीज है जो मोशन को इनिशिएट करेगा एंड मोशन को कंट्रोल करेगा। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? और सेकेंड लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग और इट्स मैथ्स एक्सप्रेशन। ये सेकेंड लॉ हमें यही बता रहा है कि क्या है सेकेंड लॉ? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जब भी फोर्स लगाऊंगा तो लीनियर मोमेंटम क्या करेगा? चेंज होगा। वही तो है आपका सेकेंड इंपॉर्टेंस।
मतलब फोर्स सब कुछ है मोशन के लिए, फोर्स ही मोशन को इनिशिएट कर रहा है और फोर्स ही मोशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट थर्ड वन, इट डिफाइंड द इनर्शिया एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय विच द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। गाइस क्या है ये कि इनर्शिया ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा, विच ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। गाइस इनर्शिया एक ऐसा एक प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अभी रेजिस्ट का मतलब क्या होना, मतलब अभी देखो अब गाड़ी मेरी बंद है, मेरी गाड़ी बंद हो गई है और मैंने किसी को तो कहा कि यार मेरे थोड़ा गाड़ी को धक्का दे दो, मतलब गाड़ी मेरी चालू हो जाएगी, बैटरी का प्रॉब्लम है मेरे गाड़ी का और गाड़ी मेरी रुक गई है। अभी गाड़ी चलाऊं कैसे, तो नॉर्मली क्या करते हैं, 3-4 बंदे आते हैं और गाड़ी को धक्का देते हैं पीछे से, करेक्ट है नहीं। जब ही गाड़ी को ये लोग धक्का देंगे ना तो इमीडिएटली गाड़ी हिलती है क्या, नहीं हिलती है ना। गाड़ी अपने को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। समझ में आ रहा है, इमीडिएटली गाड़ी को धक्का देने के बाद गाड़ी नहीं चलती है ना। तो गाड़ी अपने को क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, तो वो क्या होता है, इनर्शिया। और एक बार गाड़ी मोशन में आ गई तो आराम से हम लोग धक्का देते देते गाड़ी को चला सकते हैं, है कि नहीं है। देखा है आपने कभी ऐसा फील किया है, इनिशियली गाड़ी नहीं, धक्का देने से गाड़ी नहीं चलती है ना। थोड़ा और धक्का दिया तो स्मूथली गाड़ी धक्का देते चलती है, फिर अपने को ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी देखा है ऐसा चीज, करेक्ट है। सो यही चीज इन्होंने भी कहा है कि इनर्शिया ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और इनर्शिया ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये कैसे मेजर किया जाता है, मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट में ये मेजर किया जाएगा। जितना बड़ा मास उतना ज्यादा इनर्शिया को ये रेजिस्ट करेगा। More specially, it is called inertia mass, which is ratio of net force to the corresponding acceleration. ये पता है ना आपको कि force is equal to mass into acceleration है, तो mass is equal to क्या होगा, force upon a होगा। तो वही तो कह रही है कि inertia mass ये क्या है, ratio of net force to corresponding acceleration. It is a ratio of force and that is a mass. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, थर्ड पॉइंट समझ में आया क्या है। तो ये चीज होती है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लो, बड़ा चीज लो, इमीडिएटली आप धक्का नहीं दे पाओगे उसको, थोड़ा सा वो ऑब्जेक्ट अपने को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। और एक बार हम लोग ने धक्का देना चालू कर दिया तो आराम से वो धक्का देते वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ते रहता है, फिर अपने को ज्यादा धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये है अपना थर्ड पॉइंट ऑफ फर्स्ट लॉ न्यूटन बाबा का। समझ में आया गाइस।